नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक जीवन था वह पढ़ा था। आज हम पढ़ते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के 5 जो नए प्रयोग किए थे उसने वह पढ़ते हैं। एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप किसी भी यानी पिछले वर्षों के अगर एग्जाम उठा के देखेंगे, अगर तुगलक वंश से सिंगल सवाल बनता है तो एमबीटी के 5 इन्हीं नए प्रयोगों से बनता है दोस्तों। तो आप अच्छे से वीडियो देखें और अच्छे से नोट डाउन कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ से लगातार सवाल बन रहे हैं। तो हेडिंग डालिए भी मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग। मोहम्मद बिन तुगलक ने 5 नए प्रयोग किए थे, वह क्या थे? तो दोस्तों सबसे पहला प्रयोग था द्वाब में करवर्दी। द्वाब में करवर्दी। दूसरा इसने प्रयोग किया था और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन यानी दिल्ली से राजधानी ट्रांसफर की जाती है, और दिल्ली से राजधानी कहां ट्रांसफर की गई थी? तो देवगिरी या दौलताबाद, उसी को कहते हैं दोस्तों, वहां ट्रांसफर की गई थी। तीसरा इसने प्रयोग किया था सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा सवाल जो बन रहे हैं वो सांकेतिक मुद्रा से बन रहे हैं। सांकेतिक मुद्रा के बारे में इसने जो प्रयोग किया था वह था खुरासान अभियान। खुरासान अभियान। खुरासान अभियान के बाद में इसका एक और प्रयोग था, वह प्रयोग था कराचिल अभियान। कराचिल अभियान। कभी कभार आपको यूपीएससी मैच करने को भी दे सकता है। तो यह प्रयोग यानी द्वाब में करवर्दी कब की गई थी? तो 1325 में की गई थी। राजधानी परिवर्तन 1326 में की गई थी। 1330 में वापस ट्रांसफर की जाती है दिल्ली। और उल्लेख ये मिलता है कि वापस दिल्ली जैसा बनने में 14 साल लग गए थे, यानी 1344 के में जाकर दिल्ली अब थी वैसी की वैसी बनने में लग जाएगी। तो यह इसकी बहुत बड़ी, हालांकि इसका एक बहुत बड़ा प्रयोग था, लेकिन यह एक असफल योजना रही थी। सांकेतिक मुद्रा तो 1327 से लेकर 28 के मध्य की गई थी। खुरासान अभियान है वह किया गया था 1330 से 31 के मध्य। और कराचिल जो अभियान है, कराचिल अभियान किया गया था 1330-31 के मध्य। 1330 से लेकर 31 के मध्य। तो कभी कभार आपको यूपीएससी है, पीसीएस है, आपको ये मैच करने को भी आ सकता है कि 5 अभियान थे, उनको क्रमशः सेट कीजिए, या ये अभियान दिए रहेंगे या डेट दी रहेगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है द्वाब में करवर्दी कब हुई? 1325 ईस्वी। राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी में। सांकेतिक मुद्रा एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा अगर सवाल बनते हैं तो यहां से बनते हैं 1327-28 में। खुरासान अभियान 1330 में, और कराचिल अभियान है वो भी 1330-31 में चलाया गया था। तो आइए दोस्तों एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए द्वाब में करवर्दी। अच्छे से नोट डाउन कीजिए भाई, इनसे लगातार सवाल बन रहे हैं। तो पहला है द्वाब में करवर्दी। यह अभियान हुआ कब था? तो 1325 ईस्वी। अब द्वाब में करवर्दी क्यों की गई थी, इसका क्या कारण था? तो ये सब जानते हैं। द्वाब में एक अधिकारी था जिसका नाम था दीवान-ए-मुश्किरात। दीवान-ए-मुश्किरात। यानी द्वाब में जो कर का जो कार्यभार देखता था उसका के पद पर शेख शिहाबुद्दीन को नियुक्त किया। शिहाबुद्दीन को नियुक्त किया गया। अब शेख शिहाबुद्दीन ने क्या किया, तो इसने एक रजिस्टर तैयार करवाया।
यानी रजिस्टर का निर्माण करवाया या तैयार करवाया। इस रजिस्टर में क्या था, तो ये पूरा सूबा था, यानी सूबे की आय व्यय का ब्यौरा रखा, सूबे की आय और व्यय का ब्यौरा रखा। और तो एमबीटी ने एक नया पद सर्जित किया था, वली ए अहद, वली ए अहद, एक नया पद सर्जित किया। इसका कार्य क्या था, तो इसका कार्य था यानी ये राजस्व का संग्रहण करना, राजस्व का संग्रहण करता थे। और तो इसी द्वार में यानी दीवान मुस्तराज में एक पहले से ही पद था, उस पद पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। किस व्यक्ति को नियुक्त किया था, तो शेख शिहाबुद्दीन को नियुक्त किया। शेख शिहाबुद्दीन ने क्या किया, यहाँ एक रजिस्टर निर्माण करवाया, रजिस्टर निर्माण करवाया। रजिस्टर में क्या उल्लेख करता था, तो ये आय के जो सूबा था उसकी आय व्यय का ब्यौरा रखा जाता था। और एमबीटी ने एक नया पद भी सर्जित किया था यहाँ, वली ए अहद। वली ए अहद में ये वली ए अहद का कार्य क्या था, तो राजस्व संग्रहण। और एक और नया पद सर्जित किया जाता है यहाँ, शताधिकारी। शताधिकारी नामक नया पद सर्जित हुआ, नामक पद सर्जित। ये भी एमबीटी ने किया था दोस्तों। इस शताधिकारी का कार्य क्या था, तो ये 100 राजस्व ग्रामों के ऊपर नियंत्रण का कार्य करता था। 100 राजस्व ग्रामों के ऊपर शताधिकारी, यानी आप नाम से स्पष्ट है शताधिकारी का, यानी 100 गांवों से संबंधित था। 100 गांवों के ऊपर राजस्व कलेक्ट करना, नियंत्रण के लिए अधिकारी नियुक्त किया दोस्तों। यानी दीवाने मुस्कुराहट तो पहले था, 2 पद नए सर्जित किए थे, वली अहद और एक शताधिकारी। इनका कार्य क्या था, वो उसका कार्य था राजस्व का आय यानी राजस्व संग्रहण करना। और ये 100 राजस्व ग्रामों के ऊपर नियंत्रण के लिए किया गया था शताधिकारी। अब वास्तव में एक्चुअल में कर वृद्धि हुई कितनी थी, तो कर में वृद्धि हुई थी 1/10 से, यानी कर वृद्धि हुई थी 1/10 से लेकर 1/20 के बीच। यानी यूं कह सकते हैं कि 5 से 10% करों में वृद्धि कर दी गई। अब सीधी सी बात है, कर वृद्धि हुई है तो इसका विरोध भी होगा, फिर हुआ इसका विरोध। अब विरोध का कारण क्या था, यानी क्यों स्थानीय लोगों को विरोध करना पड़ गया था। आप यूपीएससी मेंस में लिखना चाहते हैं तो यहां से आपको सवाल होने चाहिए, क्यों हुआ था, कारण क्या था। तो उल्लेख ये मिलता है कि इसी समय अकाल पड़ गया, यानी एक तो कर में वृद्धि हुई और अकाल पड़ गया। यानी यूं कह सकते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की किस्मत ही खराब थी और यह अकाल 7 वर्ष तक चला। उल्लेख ये मिलता है कि प्लेग नामक बीमारी फैल गई। एक तो अकाल पड़ा, ऊपर से प्लेग नामक बीमारी भी फैल गई। कर वसूली थी ना जो दोस्तों, कर वसूली, वास्तविक उपज में ना होकर, वास्तविक उपज में ना होकर मानक उपज पर की गई, उपज पर। अब इस लाइन का क्या मतलब है, यानी किसी खेत में अनुमान लगाया जाता था कि मान लीजिए कोई एक्स नाम का खेत है, इस खेत में यह अनुमान लगाया जाता था कि इसमें 10 क्विंटल होगा, यानी 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होगा, 10 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होगा। अब ये मानक उपज है, यानी इस खेत से हम 10 क्विंटल लेंगे और वास्तविक उपज हो रही है दोस्तों इसकी कितनी, 5 क्विंटल। तब ये लोगों को नुकसान पहुंच रहा था। अब लोगों को समस्या तो ये थी, पहले से ही समस्या बहुत बड़ी थी, ऊपर से मानक उपज, यानी जो मानक उपज है वो मानक उपज के रूप में कर लिया जा रहा था, वास्तविक उपज के रूप में नहीं लिया जा रहा। इस कारण विरोध हुआ था। और भी विरोध के कारण थे।
नगद में रूपांतरण हेतु, नगद में यानी कोई व्यक्ति है नगद दे रहा है तो नगद में रूपांतरण हेतु वास्तविक कीमत को आधार न मानकर, वास्तविक कीमत को आधार न मानकर केंद्र द्वारा आधारित मानक कीमत को आधार मानना, केंद्र द्वारा मानक कीमत को आधार बनाना, तो ये भी एक विरोध का कारण। अब इसका क्या मतलब है, यानी अगर मान लीजिए गेहूं हो रही है, गेहूं की केंद्र द्वारा मानक उपस्थिति 10 रुपए प्रति किलो, ये मानक उपस्थिति। अब वास्तव में गेहूं के रेट कितने हो रखे हैं, वास्तव में मान लीजिए 30 रुपए। अब लेकिन खरीदा जा रहा है एक तो और, यानी जब आपसे कर वसूली जा रही है तब मानक उपज के आधार पर, वास्तविक उपज के आधार पर नहीं ली जा रही। लेकिन जब नगद रूपांतरण की बात है तो नगद रूपांतरण में जो मानक उपज थी वो भी केंद्र के द्वारा उसके आधार पर ली जा रही थी, वास्तविक जो कीमत थी उसके आधार पर नहीं ली जा रही थी। तो ये सब विरोध के कारण थे, यानी अकाल पड़ गया था, प्लेग नामक बीमारी फैल गई थी, जो उपज हो रही थी वह मानक उपज के आधार पर ली जा रही थी, वास्तविक उपज के आधार पर नहीं ली जाती। नगद का जो रूपांतरण था वास्तविक कीमत के आधार पर न होकर केंद्र द्वारा निर्धारित जो आधार था उसको आधार बेस बनाकर यानी पैसे लिए जा रहे थे। तो ये सब कारण थे। अब विरोध की प्रक्रिया क्या थी तो ये भी देख लेते हैं दोस्तों। विरोध की प्रक्रिया, विरोध की प्रक्रिया, विरोध की प्रक्रिया क्या थी तो किसानों ने खड़ी फसल में आग लगा दी, किसानों ने खड़ी फसल में आग लगा दी। किसानों ने खड़ी फसल में आग लगा दी, बैलों को मारकर कुएं में डाल दिया गया, कुएं में डाला। और तो हल तोड़ दिए गए, हल तोड़ दिए गए। लगान अधिकारी व सैनिकों की हत्या कर दी गई, लगान अधिकारी तथा सैनिकों की हत्या होने लगी। अब ये सब सूचना यानी ये विरोध की प्रक्रिया थी। अब सुल्तान के पास में बात जाती है तो सुल्तान की प्रक्रिया क्या रहती है तो वो भी हम देखते हैं। यानी विरोध की प्रक्रिया, किसानों ने खड़ी फसल में आग लगा दी। अब जो बैल थे जोतने के काम आते थे, निराई गुड़ाई के काम आते थे, उनको मारकर कुएं में फेंक दिया गया और तो हल भी तोड़ दिए गए। जितने भी लगान अधिकारी किसानों के हत्थे चढ़े उनको मार दिया गया। लगान अधिकारी जो सैनिक थे उनको भी मारा गया। अब सुल्तान क्या करता है, सुल्तान की प्रक्रिया, सुल्तान ने निर्मम तरीके से यानी निर्दयतापूर्वक दमन कर दिया, निर्दयतापूर्वक दमन। अब जैसे ही दमन हुआ तो सुल्तान क्या होगा, अलोकप्रिय नहीं होगा क्या, सुल्तान अलोकप्रिय हुआ। यानी इसी का ये प्रयोग था और इसी का प्रयोग इसी को अलोकप्रिय कर देता है। बर्नी के अनुसार ये स्टेटमेंट पूछा जाता है दोस्तों, बर्नी का कथन है, बर्नी के अनुसार किसानों का मवेशियों की तरह शिकार किया गया था, किसानों का मवेशियों की तरह शिकार किया गया। तो ये लो दोस्तों हमारा जो पहला अभियान था यानी पहला जो प्रयोग था द्वाब में कर वर्दी वो पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है। अब चाहे 30 शब्दों में आए चाहे 50 शब्दों में आए, आप आसानी से अगर वीडियो देखते हैं, पूरा वॉच करते हैं, अच्छे से नोट डाउन करते हैं, अच्छे से याद कीजिए, आराम से प्रश्न आप सोल्व कर पाएंगे। द्वाब में कर वर्दी कब हुई, 1325 में। किस अधिकारी की नियुक्ति हुई, शेख शिहाबुद्दीन। शेख शिहाबुद्दीन ने क्या किया तो एक रजिस्टर तैयार करवाया और एमबीटी ने एक नए पद का, 2 नए पदों का सृजन किया था। एक तो अली वहद था और दूसरा था शताधिकारी।
क्या कह रहे थे, तो मैंने आपको बताया विरोध होता है। विरोध के कारण क्या थे, अकाल पड़ गया था, प्लेग बीमारी फैल गई थी, किसानों की जो उपज थी वह मानक उपज के आधार पर, वास्तविक उपज के आधार पर ली नहीं जा रही थी, और तो नगद का जो रूपांतरण था वह वास्तविक उपज को नया आधार मानते हुए केंद्र के द्वारा जो मानक था, केंद्र के द्वारा जो बेस आधार मानकर, केंद्र का जो नियम था एमएसपी तो जो भी मिनिमम सेल प्राइस रहा होगा उसको आधार मानकर जो नगद का रूपांतरण लिया जा रहा था, तो वो भी सब विरोध के कारण थे। विरोध की प्रक्रिया कैसे रही, तो विरोध की प्रक्रिया में उल्लेख मिलता है कि किसानों ने खड़ी फसलों में आग लगा दी, अपने बैलों को मारकर कुएं में डाला, और तो हल भी तोड़े, जितने भी लगाना अधिकारी व सैनिक किसानों के हाथ लगे उन सब की हत्याएं कर दी जाती है। तब सुल्तान क्या करता है, एवज में सुल्तान ने किसानों का कहते हैं कि निर्दयता पूर्वक दमन कर किया। इस चीज से सुल्तान अलोकप्रिय हुआ। बर्नी का स्टेटमेंट आता है, बर्नी कहता है कि किसानों का मवेशियों की तरह शिकार होता। तो यह था इसका पहला प्रयोग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों इसका जो राजधानी परिवर्तन था वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।